नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं सोच ही रही थी कि नरेंद्र मोदी के 100 दिनों के कार्यकाल पर कि अब तक किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, जल्द ही एक कार्यक्रम बनाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे 100 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 70-75 दिन पुरानी इस सरकार को अगर आप देखें तो पूरे तरीके से सबसे बड़ी हार का नरेंद्र मोदी को सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ इस नए कार्यकाल का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, पिछले 10 साल भी मिला रही हूँ, इसमें वो कार्यकाल भी मिला रही हूँ जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब तक का उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा कदम जो वो उठाने वाले थे, उनकी सरकार उठाने वाली थी, दलितों, बहुजनों, आदिवासियों, पिछड़ों के रिजर्वेशन को, उनके आरक्षण को हड़पने की इस साजिश को विपक्ष के दबाव ने और ख़ास उससे भी ज़्यादा उनके साथियों के असर ने, यानी जिन बैसाखियों पे वो टिके हुए हैं, उन बैसाखियों के असर ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी को अपने कदम पीछे लौटाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ लेटरल एंट्री की। लेटरल एंट्री बाबूशाही में, यानी सचिवों के पद पर जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जा रही थी 45 पदों पर। ज़रा ही पल में आती हूँ, एक ही पल में आपको बताती हूँ कि कितने खतरनाक नतीजे हो सकते थे। और जिस तरह से इस पूरे चुनाव में 2024 का जो चुनाव गुजरा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि संविधान और आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मैंने खुद ज़मीन पर देखा कि लोगों की नज़र में वो एक आरक्षण विरोधी प्रधानमंत्री, एक आरक्षण विरोधी नेता के तौर पर पूरे तरीके से उनकी छवि गढ़ गई है। ऐसी छवि बन गई है कि उनके चेहरे पे छप गया है कि ये व्यक्ति आरक्षण विरोधी है, ये व्यक्ति संविधान विरोधी है, ये व्यक्ति पिछड़ा विरोधी है। और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ये कहता है कि वो खुद पिछड़े वर्ग से आता है। प्रधानमंत्री ने खुद एक बार ये कहा था कि वो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रधानमंत्री के ज़रिए इस तरह का अमल होना, जहाँ की रिजर्वेशन, आरक्षण जो एक तरह से अस्तित्व की बात है, जो दलित, बहुजन और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, उसके दरवाजे बंद करके एक तरह का फिर जो बड़े-बड़े कारोबारी हैं उनका राज स्थापित करने की जो ये कोशिश थी, उसको नाकाम करार दे दिया गया है। 3 बड़े कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में ही। आप ये देखिए कि वक्फ के ऊपर जो कानून आना था, उसको पीछे खींच लिया गया। अब वो चला गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। सरकार ये चाहती थी कि वक्फ वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर सरकार का से होना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी वो वक्फ की जो काउंसिल है और वक्फ बोर्ड्स जो हैं उनके ऊपर एक तरह से एक महाराजा बिठाने की कोशिश हो रही थी, एक वायसराय बिठाने की कोशिश हो रही थी, वो नाकाम हो चुकी है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो भेजा जा चुका है उसका ड्राफ्ट, यानी कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के लोग भी होते हैं, सत्ता के लोग भी होते हैं, और इस कमेटी को ये भी हक होता है कि बाहर से भी लोगों को बुला सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स को। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, ब्रॉडकास्ट बिल जो लाना चाहती थी सरकार, उसका ड्राफ्ट भी चला गया वापस ठंडे बस्ते में। यानी कि मेरे जैसे जो यूट्यूब पर पत्रकार हैं, उनका गला दबाने की एक जो बहुत ही नापाक साजिश थी, वो भी मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि दोबारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब तक के लिए टल गया तब तक के लिए तो टला माना जाए। और तीसरी, अब जो मैं आपको बात अगले कुछ मिनटों में बताने जा रही हूँ, आपको हैरानी होगी कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस संविधान को हर पल हर दिन जो उसकी हत्या करने की, उसके कत्ल करने की जो कोशिश है, जो 10 साल में हुआ, वो 11वें साल में नाकाम हो रहा है। मोदी सरकार में गठबंधन के साथी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, उन्होंने जब इस पर आवाज़ तेज़ करने की कोशिश की और उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनका बयान मैं भी आपको सुनवाऊंगी। ये एक बड़ी बात लगती है, लेकिन इसके अलावा विपक्ष को एक तरह से हथियार नहीं देना चाहते थे नरेंद्र मोदी, और इसीलिए अब कह रहे हैं फिलहाल मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह के प्रधानमंत्री जो उनका केंद्र है उनकी पूरी राजनीति का, उसमें है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और इसीलिए उन्होंने ये यूपीएससी को ये आदेश भेज दिया है, प्रधानमंत्री के ज़रिए आदेश जा रहा है कि अब इस एडवर्टाइजमेंट को, ये देखिए विज्ञापन आप अपनी नज़रों के सामने, इस विज्ञापन के ज़रिए 45 नियुक्तियां निकाली गई थीं, अब इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। तो आप ये देखिए कि एक तरह का घिनौना मजाक जो खिलवाड़ करने की एक पूरी कोशिश हो रही थी, फिलहाल ऑपोजिशन ने और ख़ुद सरकार के अपने साथियों ने इस पर एक लगाम लगा दी। और एक बहुत बड़ी जीत मैं कहूँगी आपको, यकीन जानिए राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया था, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है, लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स, ओबीसीज एंड आदिवासीज, बीजेपीज डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ राम राज्य seeks to destroy the constitution and snatch reservation from bahujans। वो कह रहे हैं सीधे सीधे हमला है। उन्होंने
कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी है इस ट्वीट में। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि दलित, आदिवासियों और ओबीसी पर हमला है ये लेटरल एंट्री का, यानी कि अंदर खाने, आप पीछे के दरवाजे छिप के आ जाइए, खिड़की भी नहीं, पीछे के दरवाजे से आप आ रहे हैं, छिप के आ जाइए, तमाम दलितों, बहुजनों, पिछड़ों, आदिवासियों को रोक लीजिए। वो लायक हों तब भी नहीं आ सकते, नालायक की तो बात दूसरी ही है। वहाँ कोई काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं सरकार को, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों से चाहती है कि एक्सपर्ट्स आएँ और सरकार को चलाएं। दूसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी का ये बिल्कुल एक बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है राम राज्य का, यही संविधान को ख़त्म करना चाहता है, तबाह करना चाहता है और आरक्षण बहुजनों से छीन लेना चाहता है। इससे ज़्यादा कोई सीधे तौर पे बात नहीं कही जा सकती थी इसके बारे में। तो 45 पोस्ट पर यह वैकेंसी सरकार के ज़रिए निकाली गई थी। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर हमलावर हो रही थीं और मुझे लगता है इसी दबाव के तहत इसको वापस ले लिया गया। अभी आप सोचिए कि 17 अगस्त को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। अब इसको रद्द कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए कह दिया है। 45 संयुक्त सचिव, अब आप सुन लीजिए, इसमें ये जो एंट्री है, ये जो निकाली गई थी वैकेंसीज, इसमें क्या करना चाहती थी मोदी सरकार। तो यूपीएससी ने निकाला था ये विज्ञापन, ये इश्तिहार, जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए, मैंने आपको बताया पीछे के दरवाजे से, 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली थी। इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। यानी आप ये सोचिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, ये सबसे उच्च पदों पर, यानी कि जो नेता हैं वो नीति निर्धारण करते हैं और उनको लागू करने का ज़मीन पर जो काम होता है वो बाबुओं का होता है। अब ये तमाम बाबू आने वाले थे एक तरह की विचारधारा के, मैं कहूँगी बहुत सारे लोग आरएसएस की शाखाओं से सीधे इधर आ जाते। एक तरफ आइडियोलॉजिकल जो इनके साथी हैं, विचारधारा के साथी, वो आ जाते हैं और दूसरी तरफ जो कारोबारी साथी हैं, अंबानी, अडानी और तमाम तरह के बड़े बड़े कारोबारी। अक्सर आपने सुना होगा कि 4 लोग ये देश चला रहे हैं, 4 गुजराती, और उसमें 2 नेता हैं और 2 कारोबारी। उसी सी विचारधारा से मिलते हुए, चाहे वो आर्थिक हो विचारधारा या राजनीतिक हो विचारधारा, इस तरह के लोग देश पर रूल करने वाले थे। तो इसमें कोई रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। और 45 जो यूपीएससी है, सिविल सेवा परीक्षा के, अगर आप उसके मीडियम से हम देखें तो अगर 45 आईएएस चुनती, यानी ये जो 45 भर्तियां निकली हुई हैं, अगर ये प्रॉपर जैसे सरकारी तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है, अगर उसके ज़रिए ये भर्तियां निकाली जाती तो आप बताइए कि कितने लोग होते जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों से आते हैं। आप इसका सीधा आधा निकाल लीजिए आप, यानी कि 45 में से करीब 23 लोगों को, दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को जगह देनी पड़ती। तो सीधे तौर पर क्या ये कहना चाहती है मोदी सरकार कि ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, इनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये देश चला नहीं सकते, ये 75 साल से देश चला नहीं सकते थे, चला नहीं रहे थे। और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री पद पे तो एक ओबीसी बैठा हुआ है। अगर सबसे उच्च पद पर पिछड़े समुदाय का व्यक्ति बैठा है और सीना ठोक के ये कहता है कि पिछड़े पद का व्यक्ति है, तो यहाँ आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आप अंदर खाने लेकर आएँ लोगों को? क्यों आप एक तरह की विचारधारा, एक तरह की राजनीतिक और आर्थिक, यानी ये कैसे माना जाए, इनकी कौन सी ऐसी संवैधानिक ड्यूटी होगी? अब ये कार्टून देखिए सतीश आचार्य का, इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बयान करने के लिए शायद ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैसे जो अभ्यर्थी है वो आ रहा है, पहले वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक करता है, उसके बाद मेंस आता है, फिर और अलग अलग जो बाधाएं पड़ती हैं उनको क्रॉस करके जाता है। और लेटरल एंट्री वाला देखिए आगे कैसे निकल रहा है, उसको सिर्फ एक इंटरव्यू देना होता है, उसे कोई इम्तिहान नहीं देना, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे के सीधे सीधे यहाँ पर उसकी भर्ती हो जाएगी। और इस बात को कौन कंट्रोल करेगा कि ये लोग जो प्राइवेट कंपनियों से आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी कंपनियों का हित नहीं साधेंगे यहाँ। मान लेते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी से आ रहे हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी से आ रहे हैं, रतन टाटा की कंपनी से आ रहे हैं, गौतम अडानी की कंपनी से आ रहे हैं, तो क्या ये लोग जो इन कंपनियों में काम करके आए हैं ऊंचे बड़े पदों पर, क्या ये सरकार में सरकार की बात सुनेंगे? ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, ग्रामीण भारत के लोगों, इन सब का दर्द समझेंगे, इनकी समस्याएं समझेंगे, या ये अपनी कंपनियों का हित साधेंगे? क्योंकि आप ये देखिए कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी खास तरह की ट्रेनिंग होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देश में अभी प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो अकेली जो नौकरियां बची हैं, ये कुछ जो नौकरियां बची हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्तर पर ही हैं, और यही लोग वो हैं जो देश चला रहे हैं।
अब ये जो हमला था ये बिल्कुल इन लोगों पे हमला था, ये कुछ लोग जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और ये चला रहे हैं। अब यहाँ पे अगली बात पे मैं आ जाती हूँ कि किस तरीके से ये ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही के तहत ये बात की गई। मैं ये यहाँ पर इस बात को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये 100 साल का आरएसएस का एजेंडा है कि कैसे एक पूरा उच्च वर्ग का पर आधारित एक ब्राह्मणवादी पूरा एक जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसी की तरफ ये एक एक दिशा है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते हुए इसको भांप लिया है। इसको विपक्ष एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। और इससे पहले राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में बजट आपको सेशन में याद होगा इस मुद्दे को उठा चुके हैं। लेकिन पहले डॉक्टर मनोज झा को सुन लेते हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, इस पर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला है, 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, इससे बाज आइए। और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। और इससे पहले बजट सेशन में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। तेजस्वी यादव ने इस पर करारा प्रहार करते हुए बहुत ही, मैं कहूंगी, कड़े शब्दों में ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी सचिवालय में नहीं, शौचालय में बैठे, ऐसा कह रही है मोदी सरकार। और उन्होंने 15 पॉइंट्स का ये बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ये पूरा जो आदेश सरकार के ज़रिए दिया गया था, जिसको अब वापस ले लिया गया। मैंने आपको बताया कि अभी 100 दिन नहीं गुजरे हैं मोदी सरकार के, और 3 बड़े ऐसे कदम जो उनका आइडियोलॉजिकल जो एजेंडा है, तीनों कदमों में देखिए कि पीछे वापस लौटना पड़ा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को ख़त्म कर असंवैधानिक तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए उच्च सेवाओं में IAS IPS की जगह बिना परीक्षा दिए RSS के लोगों को भर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है, जो पहला बिंदु उन्होंने उठाया है ये बहुत अहम है कि आइडियोलॉजिकली इस देश को बदलना चाहते हैं। एक जो ये उदारवादी, संविधानवादी जो लोकतंत्र है हमारा, जिसमें गरीबों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उन सबको बराबर की जगह मिली हुई है, हर व्यक्ति यहाँ बराबर है, उसको बदलकर एक धर्म पर आधारित
एक धर्म राष्ट्र स्थापित करने की जो कोशिश है, उसी दिशा में ये एक कदम था। आपको लग रहा होगा कि ये तो 45 भर्तियों की बात है, इसमें क्या तूफान खड़े खड़ा कर रही हैं आरफा खानम शेरवानी। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ ये है कि यही वो कदम है, यही वो लोग हैं जो देश को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। नीति निर्धारण को सबसे पहले तो प्रभावित करते हैं ये लोग, उसके बाद उसको लागू करने की भी जो पूरी जिम्मेदारी है वो यही उच्च पदों पर बैठे हुए सचिव, उपसचिव और ये बाबुओं की होती है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि संविधान सम्मत उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है, जिसमें प्रारंभिक मुख्य परीक्षा साक्षात्कार होता है, लेकिन और रिजर्वेशन होता है, यानी अलग अलग आपको सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, अलग अलग मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है जब तक कि आप उच्च पदों पर बैठते हैं। और इसके अलावा ये भी याद दिला दूं कि 15-16 साल लगते हैं एक IAS को वहाँ तक पहुँचने हुए, इस पद तक पहुँचते हुए, सचिव के पद पर। लेकिन और इसमें SC/ST रिजर्वेशन भी लागू होता है, EWS का रिजर्वेशन भी लागू होता है, लेकिन लेटरल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ इसमें खाली इंटरव्यू होता है और बिना परीक्षा के ही होता है, तो यानी सभी लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। इसमें आपको जाहिर है एक तरह का ख़ास तरह का अनुभव होने की ज़रूरत है। तो ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आरक्षण विरोधी हैं और ये गैर कानूनी है पूरी तरीके से। और इसके अलावा ये बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी, और इसी ट्वीट में उन्होंने इस बात को भी मेंशन कर दिया कि खुद अगर सरकार के अपने दिशा निर्देश अगर आप वेबसाइट पे जाइए, उन्हें पढ़िए, तो उनमें आपको ये पता चलता है कि खुद ये कह रहे हैं कि 2022 में ये जो सर्कुलर है इसका उल्लंघन है। इसमें कहा है कि अगर टेम्परेरी भर्ती भी करनी है, तब भी अगर 45 दिन से ज़्यादा की ये भर्ती है तो इसमें आरक्षण लागू करना अनिवार्य है। ये सब अपनी ही बातों को नकारते हुए यहाँ इसको लागू किया गया। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, उनसे पूछा कि भाई आपने इसमें रिजर्वेशन लागू किया नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसको हम सिंगुलर तरीके से यानी एकल भर्ती हम कर रहे हैं, एक एक करके। एक पे तो जाहिर है आप रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते। अगर आपको 50% रिजर्वेशन देना है जो बाकी जो कमज़ोर तबके हैं, तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा भर्तियां चाहिए। तो चालाकी ये देखिए कि इसको एकल या सिंगुलर भर्ती के नाम पर निकालने की बात की गई। वो मामला वहाँ पर दब गया। लेकिन ये मामला RJD ने उठाया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पर काफ़ी सख्त लाइन ली। और जब पूरे तरीके से सरकार को ये अंदाज़ा हो गया कि अब न सिर्फ के विपक्ष बल्कि ख़ुद उसके साथी इस बात को लेकर नाराज़ हैं, तो मामला फिर यहाँ गंभीर हो गया। चिराग पासवान, इनका ये देखिए आप ट्वीट, इसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा UPSC में लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी पक्षधर नहीं रही। मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियां आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार समाज में कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। चलिए, जो भी उन्होंने शब्दावली इस्तेमाल करना सही समझा उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि एक छोटी पार्टी, 5 सांसदों की पार्टी, और ज़ोर देखिए आप कितना है। इसे सीधे तौर पर वही जो हम बता रहे थे आपको शुरू से, जो भविष्यवाणी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो एक आकलन था कि ये बैसाखियों पर टिकी गई सरकार, ये जो जिस तरह से 56 इंची सरकार नहीं है, ये पूरा 240 जो सीटें हैं उसका पूरा खेल है। आपको मुख्य धारा की मीडिया बताएगी कि मास्टर स्ट्रोक वो था जब ये विज्ञापन मोदी जी ने जारी किया था, और ये भी मास्टर स्ट्रोक है कि ये विज्ञापन वापस ले लिया गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आखिरकार ये विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप साथियों को भी छोड़ दीजिए, ये आपकी जीत है, ये आम जनता की जीत है, ये उस कमज़ोर जनता की जीत है जो जागृत हुई, और जागृत होकर उसने जागृत भी हुई और जागरूक भी हुई। दोनों चीज़ों को अपने अक्ल का इस्तेमाल किया और इस तरह से वोट किया कि नरेंद्र मोदी को मैंडेट तो नहीं दिया, बल्कि एक मैसेज ज़रूर दिया, एक संदेश दिया कि आपको काम संविधान के अंदर ही करना है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।